डॉक्टर साहब, सुधांशु जी, बहुत क्षमा चाहूंगा, मैं आपके आखिरी में आ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अलग किस्म का आपसे सवाल करूंगा। जो बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कला है, झगड़े हैं, हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड्स अब नहीं चल रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो कार्ड्स हैं वो सिर्फ एक ही खेला जाता है, और उनकी वो खेल करते भी हैं, उनका खेलना ही है, उसके अलावा वो खेल नहीं सकते। जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आज फिर जो वहां आ गया उनकी बातचीत में, जो उनकी अदावत चल रही है, लगातार है भी, होना भी चाहिए, जो वहां इनसे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो से औरंगजेब की अब एंट्री वहां उन्होंने फिर कर दी। इसको कैसे देखा जाए? बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला ये जो खेल है, कहीं उसका हिस्सा है या क्या? क्या कुछ है आपके टिप्पणी? देखिए, बीजेपी के साथ अभी जो दिक्कत आ गई है ना, उसके पास नया कहने के लिए कुछ नहीं। सर। और लगभग 10 साल से जिन चीजों के लिए वो जाने जाते थे कि हर बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, और जो विपक्ष होता था वो जब तक उस स्ट्रैटेजी को डिकोड करता था तब तक वो सारी चीजें खेत निकल जाया करता था। अब हालात ये है कि सब कुछ डिकोडेड है। बीजेपी क्या करेगी, नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टेप होगा, वो सब बहुत आसानी से एक मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो कर ही सकते हैं। हम आप जैसे लोग भी अब धीरे धीरे आराम से डिकोड कर लेते हैं कि बीजेपी की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। बिल्कुल। आपको बताऊं, जैसे आपने कहा ना उत्तर प्रदेश, ये झारखंड में नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले जाकर किया। जिस स्ट्रैटेजी पे ये चलते हैं, इनका जो नैरेटिव्स का एक कोर है हिंदू मुसलमान, वहां पर जाकर वो सवाल पूछ रहे हैं झारखंड में कि भैया यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई, आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और रोहिंग्या आकर जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है देश। जी जी। अब कोई उनसे सवाल पूछे संजीव जी कि भाई रोहिंग्या को लाने में शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन की क्या भूमिका होगी? बॉर्डर पे तो हेमंत सोरेन की पुलिस नहीं खड़ी है, बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है ना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपकी 10 साल से खड़ी है, हमारी भी है। वो तो ये जब कह रहे हैं तब हम लोग कह रहे हैं, मतलब अन्यथा वो देश की सिक्योरिटी फोर्स है। लेकिन आप एब्सोल्युटली। प्राइम मिनिस्टर हो, बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी है, वहां पर हेमंत सोरेन की झारखंड पुलिस खड़ी नहीं है, तो रोहिंग्या इंटर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं जी वहां पर? ये तो सवाल उनसे कोई पूछेगा ना। दूसरा सवाल ये है, इन्होंने जो झारखंड से उनको तोड़ा है, सोरेन साहब को, चंपई सोरेन को, उनको उन्होंने आगे किया है। वो उनसे ये कहवा रहे हैं कि भैया डेमोग्राफी बदल जाएगी, आदिवासी जो है उनकी आबादी कम हो रही है। कोई उनसे ही पूछ सकता है कि 6 महीने तो सोरेन साहब चीफ मिनिस्टर थे, और पिछले 25 साल 5 साल से जो सोरेन साहब, हेमंत सोरेन की सरकार चल रही थी, उसके लगभग लगभग सेकेंड इन कमांड थे। तब आप क्या कर रहे थे? तो ये दरअसल मैं ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं। और वही चीज है औरंगजेब, कोई नई बात नहीं है। और आपको पता है कि अब जो विपक्ष है उसने जो नैरेटिव्स खड़ा करने शुरू किए नहीं, हैं। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि ये जो उकसाना है, ये बीजेपी का नुकसान करना ही हुआ ना, शायद मैं उस एंगल से बात कर बिल्कुल रहा हूं। होगा। अब देखिए, जी। कोई भी चीज की ना एक क्योंकि अब सीमा इसको होती कोई है। कोई इसको कोई इसको जो जो वोटर है उसमें बहुत कान धर नहीं रहा है। नहीं, वो मैं आपको संजीव जी नुकसान कर रहा है। जी देखिए, जी, प्लीज 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 प्लीज। भावनात्मक मुद्दे जो होते हैं ना, जितने भी भावनात्मक मुद्दे, आप जिस तरह के भी भावनात्मक मुद्दे ले लो, उससे आप एक आध इलेक्शन, 2 इलेक्शन में तो प्रभाव डाल सकते हो। ये अगर आप सोचोगे कि आप मतलब आप और हम, मान लीजिए अभी कोई बात पे हमारा कोई कोई गर्मा गर्म बहस हो जाए, तो उसकी एक सीमा होगी ना। थोड़े दिनों के बाद हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि भैया ये क्या वाकई हमने जो कहा या उन्होंने जो कहा वो इतना जरूरी था क्या? तो अब देश उस बात को मंथन कर, और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर एक नया नैरेटिव सेट कर किया जा चुका है, और उस नैरेटिव ने पूरी सरकार को हिला के रख दिया। पीडीए और सोशल जस्टिस का नैरेटिव सेट है। आप देखो अखिलेश यादव मतलब इतना ओपन में आकर कि भैया फलाने कास्ट के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और चैनल पर आकर आप बोल रहे हैं एसटीएफ का मतलब जो है ना, क्या ठाकुर फोर्स और फलाना ठिकाना। जी तो जी जी। नैरेटिव्स तो दूसरे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज के दिन उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, वहां पर अब ये नैरेटिव ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो ये वही मैंने कहा कि अब चूंकि इनके पास नया कुछ नहीं है, इनको कोई नई चीजें क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, नया कोई धमाका जिसको कह सकते हैं, चमत्कार लाने की जो कोशिश है वो ये कर नहीं पा रहे हैं। और आप देखोगे इसकी वजह है, अब जैसे मान लीजिए दिल्ली की अभी सब लोग चर्चा कर रहे थे, कोशिश कर ली, हर वो सारी कोशिशें इन्होंने कर ली, जेल भेज लिया, सारा चीज कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल अगर आज के दिन में मतलब पॉलिटिक्स की जो मतलब समझदारी है, मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी से किसी मायने में पीछे रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने भी एक नई स्ट्रैटेजी कर दी, भाई आए बाहर आए। कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है नहीं कहा है, चलो। पर उन्होंने एक स्ट्रैटेजी चली कि भैया हम रिजाइन करते हैं।
अब नैतिकता के आधार पे जनता के बीच जाएंगे और जनता दोबारा से हमको चुन के भेजेगी। तो जो इन्होंने नैरेटिव्स गढ़ने की कोशिश की थी, अब उसके लिए वो खुद ही आ गए हैं सड़क। हम अब सड़क की पॉलिटिक्स करेंगे। अब मतलब सत्ता में रह के मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ये करने की कोशिश करेंगे, रहेंगे सत्ता में और पॉलिटिक्स विपक्ष वाली करेंगे, सड़कों पर घूमेंगे। यही स्ट्रेटजी उन्होंने बना ली कि भाई लीडर ऑफ, क्योंकि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेन लीडर वो है, लेकिन वो कुर्सी पे नहीं बैठ रहा। वो क्या करेगा, वो जो है शीश महल छोड़ देंगे, चीफ मिनिस्टर का पोजीशन छोड़ देंगे, सड़कों पर जाएंगे, बीजेपी की जो चीजें हैं उसको उठाएंगे, उभारेंगे और फिर दोबारा से जो है जनता को अपने हिसाब से। तो एक गहरी मतलब इनको जो मतलब आप ये समझ लो, और इसकी कोई काट बीजेपी के हाथ में है, मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है कि इसका कोई नया चीज लेकर। अब आप लीडरशिप के मायने में भी देखिए तो किसको उतार रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। वो जो सुषमा स्वराज जी की लड़की है बांसुरी स्वराज, वो अभी पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, आप उसको सामने ला रहे हो, उनसे बयान दिलवा रहे हो। तो अभी उतनी गहरी तो मतलब मैं वो कोई डिसरिगार्ड के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो अभी कहां से आप उनको टक्कर में लाकर खड़ा कर पाओ। जो दूसरी चीज है जो अभी एक देखिए, मैं अभी जब ये अश्विनी जी और बाकी लोग चर्चा कर रहे थे, इंजीनियर रशीद भाई, ये भी पुरानी पॉलिटिक्स है इनकी। आप बिहार को याद करिए, बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान जिनको नीतीश जी की सरकार ने जेल भेजा था, उन सबको बाहर लाया गया। नाम लेता हूं, विधायक हैं वो बिहार में, अनंत सिंह है ना, उनकी पत्नी विधायक है, पहले वो खुद विधायक थे। अनंत सिंह को जेल नीतीश कुमार जी ने भेजा था, किसी मतलब कोई असला और मतलब हथियार रखने के उसमें, और वो बाहर आए। उन्होंने अपने आसपास जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, मेरी जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी उसी के हैं वो, उन्होंने आकर, चूंकि वहां पर से जो लालू जी ने एक मतलब एक महतो जी हैं, जो आपने अगर हम सब ने अगर खाकी मूवी देखा होगा तो उसकी जो लीड रोल में उनके उसी चरित्र को उनकी पत्नी को वहां टिकट देकर टिकट उतारा था। तो फिर वही बाहुबल का झगड़ा था तो अनंत सिंह जी आ गए, और भी इस तरह की कई सारी चीजें बिहार के चुनाव में भी की गई। और बाद में आपको पता है अनंत सिंह जी जो है जिस हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार हुए तो उससे बरी कर दिए गए। हरियाणा में चुनाव होता है, बाबा जी बाहर आ जाते हैं, बाबा जी आकर जो है, अच्छा मतलब जो व्यक्ति बलात्कार का अपराधी है उसको बड़े आराम से पैरोल मिलता है, हर बार मिलता है, हर चुनाव से पहले पैरोल मिलता है। तो ये भी कोई पुरानी स्ट्रेटजी नहीं है, ये भी मतलब नई स्ट्रेटजी नहीं है, ये भी पुरानी स्ट्रेटजी। और अब तो बहुत स्पष्ट हो गया जब उन्होंने हाथ मिलाया, और सबको पता है। आप सोचिए चुनाव के कुछ दिन पहले वो अभी तक उनका अपराध था, और चुनाव जब नजदीक आ गया तो अपराधी नहीं रहे, तब बड़े इजली उनको वो भी लोअर कोर्ट से आराम से बेल मिल गया। अभी कई एक साथी कह रहे थे कि उनको उसको चैलेंज करने की भी कोशिश नहीं की। ये बड़ी अद्भुत बात है भाई, एक व्यक्ति जिसके ऊपर आतंकवाद का आरोप है, और ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दुनिया को राष्ट्रवादी और देशद्रोही का सर्टिफिकेट मतलब बांटते फिरती है, और बांटने के क्रम में इस लेवल तक चली जाती है जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको भी नहीं छोड़ती। तो अब आप देश को ही समझना है कि भाई कौन लोग हैं जो आतंकवाद के साथ खड़े हैं, कैसे वो रिहा हो गए। अभी जब उनका अगर इतना ही उनका केस हल्का था तो फिर शपथ ग्रहण समारोह के समय में उनको क्यों नहीं रिहा किया गया, उनको तब क्यों नहीं बेल मिला। अब ये कितने दिन बीते हैं उस चीज को, जून में शपथ ग्रहण हुआ है, हम सितंबर में बातें कर रहे हैं, 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में उनका अपराध खत्म हो गया। तो इसको समझने में, और इसलिए जो दिक्कत सर इनको आ रही है, और जो आज के दिन में बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने जितने तरह के नैरेटिव्स खड़ा करने की कोशिश की थी, उन सारे नैरेटिव्स के ऊपर वो स्वयं खड़ी नहीं रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे, अपराध के खिलाफ बात करेंगे, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के लिए बात करेंगे, और बाकी आतंकवाद की और राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की सारी बातें इन्होंने करी, और खुद से सारी चीजों के खिलाफ खड़े। भ्रष्टाचार की बात करी, सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ले लिया। अब ये हालत है कि आतंकवादियों से भी इनको साइड, अगर हम नहीं मानते कि मतलब हमें नहीं मालूम कि राशिद जी आतंकवादी है, नहीं, हम उसके ऊपर मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कह दूं, लेकिन इन लोगों ने तो कहा ना, आपने कहा, और उसके बाद आप इनडायरेक्टली वो दिख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। तो देश इतना, सुधांशु जी, वो तो जब मुझे सूट कर रहा है तो सब चीजें धुल जाती हैं, सब चीजें फिर वो एक आपकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आप कंक्लूड कीजिए, एक टिप्पणी में और लूंगा, अश्विनी सर से वापस आप तक लौटूंगा। जी देखिए संजीव जी, धुल जाता है, लेकिन इस धुलने में जनता की आंख में जो आप धूल झोंक रहे थे उसकी सीमा क्रॉस कर खत्म हो गई। तो जब खत्म आप क्रॉस कर गए तो जनता आपसे लगातार सवाल पूछ रही है। और आप देखोगे अभी तक तो, अभी मैं आपको मैंने जो झारखंड की चर्चा करी, हरियाणा, ये जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के तो सारे सर्वे जा रहे हैं जहां पर लगभग
दिख रहा है कि बीजेपी लूज करने वाली है। पिछले दिनों ये जो 2-3 घटनाएं इन्होंने करी है, उसके बाद ये कहने में आ रहा है कि झारखंड में जहां पर लग रहा था कि शायद बीजेपी लीडिंग पोजीशन पे रहेगी, अब लोग कह रहे हैं कि वहां पर भी कांटे की टक्कर वाली हालत है। डॉक्टर साहब, फाइनल टिप्पणी है आपकी, सुधांशु जी। नहीं, जो बिलाल जी ने कहा लगभग उसी से मेरी पूरी सहमति है। देश के अंदर सबने, अभी हमने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारी चीजें देखी है, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाली स्थिति में देश होता तो आज क्या हालत होती उसकी सबको पता है। तो ये केवल एक पार्टी के लिए बात नहीं है। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ये शो करना चाहती। सवाल ये है, आपको क्यों चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन? क्यों हर इलेक्शन में सरपंच के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्यों जाते हैं भाई? अगर आप मत जाओ ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन। आप डॉक्टर साहब नहीं जा पा रहे, अब तो हो गया उनकी अभी बंद किया ना साहब। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है, जरूरत क्यों पड़ रही है? फेडरल स्ट्रक्चर इस देश की ताकत है। किसी कोई अगर कुछ फेडरल स्ट्रक्चर ना हो ना, और ये यहाँ पर कोई वन पार्टी, चाइना थोड़ी है कि आप एक पार्टी का बना लोगे। जितनी पार्टियां हैं वो देश के हित में है। और काशीराम जी ने कहा था, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। जब जब सरकार मजबूर होती है तभी तभी देश का भला होता है, जनता का भला होता है। अभी अगर 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सरकार है, उससे ज्यादा देश का भला हो रहा है? या जब ये 303 पे थे तो लोगों ने उनके घमंड और तानाशाही को देखा नहीं क्या? तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, फिर इस तानाशाही का स्वरूप क्या हो? और किसी का भी हो सकता है। इसमें मान लीजिए हम इंदिरा गांधी जी को भी ले सकते हैं। जब इमरजेंसी लगा था, अगर उस समय भी ये चीजें होती वन नेशन वन इलेक्शन, तब क्या हालत होता देश का? और आज जब जो इंडायरेक्ट इमरजेंसी लगी तब क्या होता? तो ये एकदम मतलब कम से कम भारत और भारत का लोकतंत्र अगर बचा हुआ है तो इसलिए बचा हुआ है कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। you